फनी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं जादुई मंगल ग्रह पर ढाबा। एक बार की बात है, एक रुद्रपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक राधा नाम की औरत अपनी दो बेटियों सीता और गीता के साथ रहती थी। सीता और गीता दोनों सगी बहनें नहीं थीं। दरअसल सीता राधा के जेठ की बेटी थी, लेकिन कुछ सालों पहले उसकी जेठ और जेठानी का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से राधा ही उसकी परवरिश कर रही थी। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। राधा का गांव में एक ढाबा भी था, जिस पर तीनों लोग मिलकर बहुत अच्छे से काम किया करते थे। अब ये लो माँ, आज की कमाई। ठीक है बेटा, इसे तू अभी अपने पास ही रख। एक दो दिन में कुछ पैसे और हो जाएंगे तो इसे बैंक में डाल देना। ठीक है माँ। वैसे दिवाली आने वाली है और मेरे पास कोई नए कपड़े भी नहीं है। नए कपड़े दिलवा दो ना माँ, प्लीज। ठीक है, कल बाजार चली जाना। दोनों बहनें अपने अपने लिए नए कपड़े ले लेना, ठीक? अब अगले दिन सुबह उठकर सीता और गीता दोनों राधा की खाना बनाने में मदद करती हैं और दोपहर को बाजार कपड़े खरीदने चली जाती हैं। अब सीता, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। इतने में सीता के कंधे पर एक औरत हाथ रखती है और वो उनकी बुआ होती हैं। अरे सीता बिटिया, तू यहाँ? हाँ बुआ, वो हम कपड़े खरीदने आए थे। वो तो ठीक है। वैसे तेरी माँ राधा कैसी है? जी वो भी ठीक है। अरे मेरी बच्ची, तू कितनी भोली है। देख बेटी, मैं ये बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, आखिर तेरी बुआ जो ठहरी, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। अरे तू जिसे माँ माँ कहती है ना, वो तेरी कोई सगी माँ नहीं है और बस तुझसे प्यार का नाटक करती है। वो सब अपना काम निकलवाने के लिए करती है। अरे तू तो महारानी है। ये जो ढाबा है ना, अरे ये तेरे माँ बाबा का था, इस राधा का थोड़ी ही। वो तो इसने तेरे माँ बाप के जाने के बाद हथिया लिया। और तू देखना, जब तेरी शादी होगी तो अपनी बेटी की शादी वो किसी बड़े घर में करेगी और तुझे डाल देगी यहीं कहीं झोपड़ी में। अरे बेटी, ऐसा दिन ना आए, इससे पहले ही तू अपना हिस्सा मांग ले उससे और निकाल फेंक उन माँ बेटी को। समझी? तुझसे प्रेम करती हूँ इसलिए समझा रही हूँ तुझे बेटा, वरना मुझे क्या। अब इस तरह से सीता के कान भरकर उसकी बुआ वहाँ से चली जाती है और सीता के मन में मानो ये बात घर कर जाती है। अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। राधा और गीता की शक्ल मानो उसे काटने के लिए दौड़ती थी। एक दिन तभी राधा उससे कहती है, अरे बेटी, देखना कढ़ी खत्म हो गई है, जाकर जरा जल्दी से बना तो दे। मुझे नहीं बनानी कोई कढ़ी, आप ही बना लीजिए जाकर। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? जब देखो मुझ पर अपना भाषण झाड़ती रहती हैं आप। अरे ये क्या हो गया है तुझे? कैसे बात कर रही है तू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अरे तुम मुझसे एक नौकरानी की तरह काम करवाती हो, कभी ये कर दे कभी वो कर दे। अरे सारे काम भला मैं ही क्यों करूं? ये काम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को करने चाहिए। और हाँ, एक बात और, जिस ढाबे के पैसे को तुम अपने बैंक में डालकर बढ़ा रही हो ना, ताकि एक दिन अपनी बेटी को बड़े से घर में ब्याह सको, ध्यान रखना, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। ये ढाबा मेरे माँ बाबा ने खोला था, जिसकी वारिस अब सिर्फ मैं हूँ, तुम दोनों नहीं। इसीलिए तुम दोनों को इस पर कोई हक नहीं मिलेगा। अब निकल जाओ यहाँ से। सीता के मन में भरी इतनी कड़वाहट को देखकर मानो राधा का दिल ही टूट जाता है
और वो वहाँ से रोती हुई घर पर आ जाती हैं। लेकिन सीता अभी भी रुकती नहीं है और घर पर आकर राधा और गीता का सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। आज से तुम मेरी माँ नहीं हो और ये मेरी बहन नहीं है, समझी? जाओ अपना ये सामान उठाकर अभी के अभी निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, निकलो यहाँ से। अरे सीता, ये तुम्हें क्या हो गया है बहन? मेरी बात तो सुनो। ए खबरदार, जो मुझे छुआ तो अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी। आज तक तुम माँ बेटी ने मेरा बहुत फायदा उठाया, मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाया और अपने सारे अरमान पूरे किए। लेकिन अब नहीं, मैं तुम दोनों की चाल अब समझ चुकी हूँ। और हाँ, जो अकाउंट है ना जिसमें सारे पैसे हैं, उसे भी मैंने सीज करवा दिया है। तुम दोनों उसमें से एक पैसा तक नहीं निकाल पाओगी, समझी? सीता ऐसा बोलकर उन दोनों के चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देती है और वो दोनों बेचारी अपना सामान उठाकर शहर की ओर चल देती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं। तभी सामने उन्हें एक मंदिर नजर आता है। गीता उसकी सीढ़ियों पर अपनी माँ को बिठाती है और उनसे कहती है, माँ आप यहीं पर बैठिए, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। माँ से तो कह दिया है कि खाना लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। इतने में गीता की नजर दो कुत्तों पर पड़ती है जो कि सड़क के बीचों बीच खड़े हुए थे और उधर से तेज रफ्तार में गाड़ी चली आ रही थी। गीता जल्दी से उन कुत्तों को वहाँ से भगा देती है, लेकिन इस चक्कर में खुद उसकी टक्कर उस गाड़ी से हो जाती है और गीता जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को वो किसी अजीब से ग्रह पर पाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तुम कौन हो और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? हाँ? डरो नहीं गीता, तुम सही जगह आई हो। ये मंगल ग्रह है, हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमने तुम्हारे ढाबे के खाने के बारे में बहुत सुना है और हमारा भी मन हुआ कि हम भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। अगर तुम हमें खाना बनाकर खिलाओगी तो हम तुम्हें यहाँ मंगल ग्रह पे जमीन दिला देंगे और तुम यहाँ आकर अपना ढाबा खोल सकती हो। और ये देखो, ये सामने एक दीवार है, इसको पार करके तुम धरती पे जा सकती हो और यहाँ भी आ सकती हो। क्या सच में? अब फिर मैं अपनी माँ को भी यहीं पर बुला कर ले आती हूँ, क्योंकि खाना तो हम दोनों मिलकर ही बनाती हैं। गीता अब उस दीवार के उस पार पहुँच जाती है और धरती पर पहुंचकर वो अपनी माँ को अपने साथ मंगल ग्रह पर ले आती है, जहाँ दोनों मिलकर उन मंगल ग्रह वासियों के लिए खाना बनाती हैं। उन लोगों को राधा और गीता के हाथ का बनाया हुआ खाना बड़ा ही पसंद आता है, जिसके बदले वो उन्हें वहाँ पर एक ढाबा बनाकर दे देते हैं। आज से तुम यही अपना काम कर सकती हो और आज के खाने के लिए तुम्हें ये सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। यहाँ काम करके तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ यही मुद्रा चलती है। अरे अब ये सिक्के तो बहुत भारी हैं। इससे हम धरती पर अपने लिए घर खरीद सकते हैं क्या? हाँ, और यहाँ रहकर अपना काम कर सकती हो। राधा और गीता अब दोनों मंगल ग्रह पर अपना ढाबा खोल लेते हैं और वहाँ से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर धरती पर एक सुंदर सा घर भी बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। और वहीं दूसरी ओर सीता की बुआ सीता के सारे पैसे और सारा काम चौपट करवा देती है और सीता को उसकी नासमझी की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातें सुनकर अपनों के साथ बुरा करने वाले का भी अंत में खुद के साथ भी बुरा ही होता है। चंद्रयान हुआ हैक। कैसे पकड़ा गया चंद्रयान का हैकर? आज राकेश का मन काफी घबरा रहा था, क्योंकि आज वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे उसने पहले भी किया था।
पर वो उसमें सफल नहीं रहा था, यानी कि चंद्रयान 2। राकेश को उदास देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर भी छोटी सी विफलता से उदास हो गए। ऐसी बात नहीं है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे पहले भी किया था। तुम्हें तो पता ही है चंद्रयान 2 के बारे में, वो फेल हो गया था। मुझे पता है, पर इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप फिर से कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है इस बार आप जरूर कामयाब होंगे। पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि सरकार को मुझ पर भरोसा है। जब सरकार को आप पर भरोसा है तो आपको खुद भी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। यह सुनकर राकेश के अंदर थोड़ा जोश आया और उसने चंद्रयान को बनाना शुरू किया। उसके साथ और भी कई सारे लोग थे क्योंकि उसने पूरी टीम बनाई थी और सभी टीम मेंबर चंद्रयान 3 को बनाने में लगे हुए थे। वही राकेश नहीं चाहता था कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो, जिस वजह से वो उसमें अपना पूरा 100% लगा रहा था। चंद्रयान लगभग बनने को तैयार था, पर अभी भी राकेश को उसके अंदर कुछ कमी लग रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था। उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी टीम मेंबर जितिन ने उससे कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। वैसे तो चंद्रयान 4 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाता है, पर अब की बार चंद्रयान ब्लैक साइड उतरेगा तो इस वजह से वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि चंद्रयान 4 दिन की वजह 47 दिन में उतारे, यानी कि उसकी स्पीड धीमी कर दी जाए। पर इससे तो उसे लगभग 1.5 महीने लग जाएंगे। मुझे पता है कि इससे 1.5 महीने लगेंगे, पर कम से कम वो सुरक्षित तो लैंड हो जाएगा। जल्दबाजी की वजह से हमें हर बार यही दिक्कत होती है, और वैसे भी इस बार हम उस दिशा में चंद्रयान उतार रहे हैं जिस दिशा में अभी तक किसी ने भी चंद्रयान नहीं उतारा है। फिर हम लोग सरकार को क्या जवाब देंगे? क्या तुम उन्हें समझा पाओगे अपना ये मटेरियल? हाँ, क्यों नहीं। अगर वो मान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पिछली बार की सफलता के बाद इस बार भी हमारे हाथ कुछ ना लगे। ये सुनकर जितिन ने कुछ नहीं कहा, और इसके बाद राकेश ने सरकार से बात की और उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया, जिससे सरकार को भी कोई एतराज नहीं हुआ। और फिर राकेश ने इस तरह से चंद्रयान को तैयार कर लिया जिस तरह वो चाहता था। और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया था जिस दिन चंद्रयान आसमान में उड़ान भरने वाला था। उसके एक दिन पहले राकेश ने सारी तैयारी कर ली थी, सारा सिस्टम सही था, पर अचानक एक दिक्कत आ गई। किसी ने उसका सिस्टम हैक कर लिया था, यानी कि चंद्रयान को किसी ने हैक कर लिया था, जिस वजह से उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये देखकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने ये बात जितिन को बताई। अरे यार, ये कैसे हो गया? चंद्रयान को कोई हैक कैसे कर सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? चंद्रयान हैक हो गया? बाप रे! पर अब हम लोग क्या करेंगे? कल ही इसकी उड़ान होनी है। मुझे पता है, पर ये काम हमारे टीम मेंबर में से किसी का हो सकता है। पर वो होगा कौन? हम पता कैसे लगाएंगे? पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा, वरना हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। और इसके बाद राकेश उस इंसान का पता लगाने में लग जाता है। वो अपने सभी टीम मेंबर्स को बुलाता है और उनसे कहता है, आज चंद्रयान के पास कौन कौन गया था? मुझे सच सच बताओ। सभी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि आज सिर्फ राकेश को ही चंद्रयान देखना था। पर राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो अपने साथ किसी को भी नहीं ले गया था, तो फिर आखिर ऐसा कर कौन सकता था। उसने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो वहां पर भी कुछ उसे नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने वहां पर छेड़छाड़ कर दी हो। अरे, मुझे लगता है कि किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है, या फिर किसी ने रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी है। पर अब मैं कैसे पता करूं कि आखिर चंद्रयान को किसने हैक किया है? लगता है इस बार भी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? और ये कहकर वो उदास होकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितिन काफी खुश हो रहा था और वो किसी से फोन पर इसी सिलसिले में बात भी कर रहा था। अरे यार, मजा ही आ गया। आज तो मैंने चंद्रयान को हैक कर लिया है और अब मैं कल इसे खुद उड़ाऊंगा, जिससे सभी लोग मुझसे खुश हो जाएंगे और सभी समझेंगे कि मैंने हैकर से इसे छुड़ा लिया।
किसी को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि इसे मैंने ही हैक किया था। पर जितिन इस बात से अनजान था कि वो जहाँ पर बात कर रहा है वहाँ पर माइक लगा हुआ था और ये सारी बातें लोग हॉल में सुन रहे थे। जब ये बात राकेश ने सुनी तो वो काफी हैरान हुआ। उसे जितिन से ये उम्मीद नहीं थी और वो उसी कमरे में गया जहाँ जितिन फोन पर बात कर रहा था। जब जितिन ने राकेश को देखा तो वो काफी घबरा गया और उसने उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी तुम क्या बोल रहे थे? ये चंद्रयान को तुमने हैक किया है? ये सुनकर तो जितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राकेश को कैसे पता लगा। इस पर जितिन ने राकेश से कहा, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा भाई? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अभी तुम जिससे ये बात बता रहे थे ना, उसी से हमें पता लगा है। क्योंकि तुम जहाँ पर बात कर रहे हो वहाँ पर एक छोटा सा माइक लगा था और तुमने इस पर गौर नहीं किया, जिससे तुम्हारी बातें सभी ने सुन ली हैं। यह सुनकर जब जितिन ने उस तरफ देखा तो वहाँ सच में एक छोटा सा माइक लगा था और उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया, जिस वजह से उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत ही घबरा गया। इस पर राकेश ने उससे कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था तू मेरा अच्छा दोस्त है, तुझे खुशी होगी, पर तू तो परे भी निकला और मतलबी भी। पूरा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता था। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई भाई। मैं तो बस इसलिए ये सब कर रहा था जिससे सभी मुझसे खुश हो जाए। तुझे माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि तेरी ये बात सारे साइंटिस्ट ने सुनी है और अब कोई भी तेरे साथ काम नहीं करेगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने भी इसमें अपना पूरा समय और मेहनत लगाई है। तू मुझे इस तरह इस प्रोजेक्ट से निकाल नहीं सकता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो तुझे चंद्रयान को सही करना है, वरना अगर ये बात मैंने सरकार तक पहुँचा दी तो तू मुसीबत में आ जाएगा। यह सुनकर जितिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद जितिन चंद्रयान को सही कर देता है। चंद्रयान के सही होते ही राकेश बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन चंद्रयान उड़ान भरने के लिए तैयार था। वहीं राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार भगवान का नाम ले रहा था, हे भगवान, अब सब तुम्हारे ऊपर है। आप सही सलामत चंद्रयान को ऊंची उड़ान देना, ये सही तरह से उड़ जाए बस। वही सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। और इसके बाद जैसे ही चंद्रयान उड़ने के लिए तैयार हुआ, सभी लोग बहुत ही बेसब्री दिखाने लगे और कुछ ही देर में चंद्रयान ने अपनी उड़ान भर ली, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और देखते ही देखते चंद्रयान आसमान में तेजी से ऊपर चला गया, जिसे देखकर राकेश भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका चंद्रयान 3 सफल हो गया था। वहीं लगभग 47 दिन इंतजार करने के बाद चंद्रयान ने चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली, जिससे पूरे भारत का नाम रोशन हो गया। और वहीं हर तरफ चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।